हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। इस वक्त आप तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, जिसका नाम है क्रैकिंग दी MD-CAT। इस चैनल को बनाने का मकसद उन सवालात को सॉल्व करना है जिनको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को दुश्वारी का सामना रहता है। मैं तकरीबन 22 साल से MD-CAT की तैयारी करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े होते हैं और तकरीबन का एक सवाल मुझसे रहता है जो उन्हें बार बार परेशान करता है। वो ये कि वो स्टूडेंट्स कहते हैं हम सर 16-16 घंटे पढ़ रहे होते हैं, सारी रात हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, हमने टॉपिक भी अच्छा याद किया होता है, लेकिन जब हम MCQs की प्रैक्टिस करते हैं तो उस वक्त वो सवालात हमसे गलत हो जाते हैं। बहुत बार बहुत आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं और मुश्किल सवालों को सॉल्व करने में तो हमें प्रॉब्लम का सामना रहता ही है। तो तमाम स्टूडेंट्स सुन लें, पढ़ाई एक अलग डोमेन है और उस पढ़ाई को अप्लाई करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये एक अलग डोमेन है। इन दोनों चीज़ों को हमें साथ साथ लेके चलना होगा। ऑब्वियसली हमारी पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए, लेकिन जब हम MCQs को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके कैसे सही आंसर तक पहुंचा जाता है, ये एक बहुत ही अहम बात है। इसके लिए आपको रेगुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, टेक्निक्स को सीखना होगा, ट्रिक्स को सीखना होगा। मेरा आपको एक मशवरा रहेगा कि कम से कम 200 MCQs रोज़ाना किया करें। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा जो अभी तक चलना फिरना सीखा नहीं है, वो अपना पहला कदम जब उठाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौरन ही एक तेज़ी से वो दौड़ लगाना शुरू कर दे। उसको कुछ अरसा चाहिए, 2 से 3 महीने चाहिए, जिसमें जाके वो अपने आप को बैलेंस करेगा और उसके बाद वो चलना शुरू करेगा और फिर दौड़ना शुरू करेगा। तो 2 से 3-4 महीने आपको भी लगेंगे। आप ये मत सोचें कि पहले दिन आपके सारे सवाल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप रेगुलरली 200 सवालात अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद कुछ वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत जल्दी से बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि आपके 100% सवालात ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके 90% क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक होने चाहिए। तो इस चैनल का पर्पज़ यही है कि उन मुश्किल सवालात को, और बेशक अगर आसान सवाल भी हमारे सामने आ जाएं तो किस तरीके से, किन स्टेप्स पे चल के हम उन क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा एक और मोटिव भी रहेगा, मेरा मकसद सिर्फ एक MCQs को समझाना नहीं होगा, उस MCQs से जुड़े हुए बहुत सारे और सवालात भी निकलते हैं, वो भी साथ साथ हम डील करते रहेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए और किसी किस्म का भी MCQs क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो हम उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। तो चलें जी, इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं और क्रैक करना शुरू करते हैं अपने MCQ सवालात को। आपके सामने पहला सवाल रख रहा हूँ, गौर से देखिएगा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेजेस आर प्रेजेंट इन। अब इस सवाल में स्टूडेंट ने जो अप्रोच इस्तेमाल करनी है वो अप्रोच देखिएगा। सबसे पहले मेरा जो निशाना है वो है एंजाइम का लफ्ज़। आप जानते हैं एंजाइम वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमने देखनी है ये लफ्ज़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस लफ्ज़ को देख के, डाइजेस्टिव के लफ्ज़ को देख के एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको ट्रैप करने की एक भरपूर कोशिश की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ट्रैप में फंस जाएंगे। इस लफ्ज़ को देख के आप ये सोचेंगे कि ऐसे एंजाइम्स की बात हो रही है जो हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में प्रेजेंट हैं, या हमारे स्टमक में हैं, या हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इन एंजाइम्स की बात नहीं की जा रही जो हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, जिनका ताल्लुक फूड को डाइजेस्ट करने के साथ है, उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की। उन एंजाइम्स की बात हो रही है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं
और वो सेल के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ने का काम करते हैं, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। उन एंजाइम्स का जिक्र है। अब आप कहोगे सर ये तो लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर तो लफ्ज़ डाइजेस्टिव है, हमें कैसे पता चलेगा कि इंट्रासेलुलर की बात की जा रही है? तो ऑप्शंस पे थोड़ा एक नज़र डालिएगा। ये ऑप्शंस कुछ बता रहे हैं। ऑप्शंस ये कह रहे हैं कि भाई हम जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम सारे के सारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब जिन एंजाइम्स का जिक्र किया जा रहा है वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ही हैं। अब उसके बाद इस लफ्ज़ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलेसिस, मतलब इंट्रासेलुलर एंजाइम की कैटेगरी में जाके फिर हमने एक और कैटेगरी को एक्सप्लोर करना है जिसका नाम है हाइड्रोलेसिस। अगर आपने अच्छी स्टडी की हुई है तो आपको पता होगा कि एंजाइम की 6 कैटेगरीज होती हैं, एंजाइम की 6 क्लासेस होती हैं। मैं उन क्लासेस की आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, बेशक आप उसको याद खुद कर लीजिएगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको ज़रूर मैं उसको शो कर देता हूँ। जी, ये 6 कैटेगरीज हैं एंजाइम्स की, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। इस लिस्ट में तीसरी कैटेगरी को गौर से देखिएगा। तीसरी कैटेगरी हाइड्रोलेजेस है और यही हमारे सवाल का हिस्सा है। हाइड्रोलेजेस क्या होते हैं? बहुत आसान सादा डेफिनेशन, अपने दिमाग की जो डिक्शनरी है उसमें सादा डेफिनेशंस जो हैं वो जमा किया करें ताकि आपको मेमोराइज करने में, वापस उसको रिकॉल करने में आसानी रहे। पानी डाल के तोड़ने वाले एंजाइम्स को कहा जाता है हाइड्रोलेसिस। नाम ही शो कर रहा है हाइड्रो, पानी डाल के तोड़ने वाले एंजाइम, बस इतने से हैं हाइड्रोलेसिस। Hydrolysis are class of enzyme that catalyze the hydrolysis of chemical bonds। सवाल के अंदर सवाल, क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस? ये ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं हाइड्रोलिसिस करके, पानी डाल के। दिस मीन्स दे फैसिलिटेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, वो आपने समझ ली। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को बैक करके वापस देख लें ताकि हमारा टाइम बचे। मैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ, तो आते हैं क्वेश्चन पे। जी, क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा था हमसे कि हाइड्रोलिसिस आखिर कहाँ लोकेटेड है? 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन तमाम ऑर्गेनेल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, अपने अपने ज़ाती काम से रिलेटेड एंजाइम्स इन सब के अंदर होते हैं। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं नीचे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर के ऑप्शंस को थोड़ा डिस्कस करना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स हैं किस चीज़ के? क्रेब्स साइकिल। सवाल के अंदर सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस चीज़ के एंजाइम होते हैं, किस सेट ऑफ रिएक्शंस के एंजाइम होते हैं? याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल। अगर ऑप्शन ना मिले क्रेब्स साइकिल तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। गोल्जी बॉडीज़ में एंजाइम्स होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बन रही हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। ये जो एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल वाले हैं या मॉडिफिकेशन वाले हैं, ये हाइड्रोलिसिस नहीं होते, डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम में होंगे। अब बात आ गई लाइसोसोम और वैक्यूल की। इन दोनों में हाइड्रोलिसिस होते हैं। कीप इन माइंड, अगर आप बॉर्डर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो फिर लाइसोसोम्स में भी हाइड्रोलिसिस हैं, वैक्यूल्स में भी हाइड्रोलिसिस हैं। लेकिन अब हमें एक ही आंसर देना है, वन बेस्ट को हमने सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा वैक्यूल प्लांट्स में भी होते हैं, वैक्यूल एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस ज़रूर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कोई ऐसा पॉइंट लिखा नहीं है कि प्लांट वैक्यूल की बात की जा रही है। शायद ये एनिमल वैक्यूल को डिस्कस कर रहा हो। एनिमल वैक्यूल्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं,
क्या उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस ऑप्शन को मुझे यहाँ से निकालना पड़ा। हालांकि बड़ा सूटेबल ऑप्शन है वैक्यूल का, अगर शर्त यह है कि इसके साथ लिखा होता प्लांट वैक्यूल, तब मैं इसको भी मार्क करता। लेकिन इस वक्त जस्ट ये वैक्यूल है, तो एनिमल वैक्यूल्स में हाइड्रोलाइसिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। लाइसोसोम यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बचता है। लाइसोसोम्स कि ऐसी एक ऑर्गेनली है जिसके अंदर 50 मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, और उन 50 मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम में से जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, सबसे रिच कैटेगरी है, वो हाइड्रोलाइसिस की है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है लाइसोसोम, वो करेक्ट ऑप्शन होगा।